नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसडीओ स्टडी ग्रुप में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्राचीन, मध्यकालीन और ब्रिटिश काल की शिक्षा की विशेषता के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 टू 1949 की। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसका गठन क्यों किया गया, शिक्षा में ऐसी कौन सी कमियाँ थी जिनको पूरा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया, यह आयोग हमारे भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण था, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन क्यों जरूरी है। तो उन सभी जो मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसका दूसरा नाम है राधाकृष्णन आयोग। इसका नाम राधाकृष्णन आयोग क्यों है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह अनुभव किया गया कि देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था औपनिवेशिक प्रभाव से ग्रस्त है। औपनिवेशिक प्रभाव से मतलब है कि जब ब्रिटिश अधिकारियों या फिर अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था तो उन्होंने जो शिक्षा की प्रणालियाँ है उनको किस प्रकार प्रभावित किया, उन सभी का मतलब यहाँ पर औपनिवेशिक प्रभाव है। अब हम बात करते हैं कि जब हमें स्वतंत्रता मिली थी उसके बाद में जो शिक्षा के लिए पहला आयोग गठित किया गया वही आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह पहला शिक्षा के लिए आयोग बना जिसका नाम हमने रखा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। यह विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए इसको गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जिसके कारण इसका दूसरा नाम है राधाकृष्णन आयोग। उसे राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित करने की आवश्यकता है कि जो हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था है उसको किस प्रकार राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार से उसको तैयार किया जाए कि हमारी जो राष्ट्रीय आवश्यकता है उनको पूर्ण किया जा सके। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने सन 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। कि शिक्षा आयोग का गठन इसलिए किया गया कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों ने प्रभावित की थी उनको हम किस प्रकार सुधार सके और जो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है उनको किस प्रकार हम पूरा कर सके शिक्षा के माध्यम से। हमने पिछले वीडियो में बात की कि ब्रिटिश अधिकारियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी उत्पन्न करना, और उन्होंने शिक्षा में इतने बदलाव किए कि यह शिक्षा जन सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण हमने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जैसी जो कमेटी है, जो नीतियां हैं, उनको लागू करने की बात की। तो सरकार ने इन सभी मुद्दों को देखते हुए 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष महान दार्शनिक, शिक्षाविद तथा तात्कालिक उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कि जो यह आयोग है इसका गठन किया गया और इस आयोग के गठन के समय जो इसके अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हम बात करते हैं उनके नेतृत्व के कारण इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है कि उन्होंने इस आयोग का नेतृत्व किया और उन्होंने इस आयोग के अध्यक्ष के पद को संभाला। इसी कारण हम इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। आयोग ने सन 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसने भारतीय उच्च शिक्षा को एक स्पष्ट दिशा प्रदान की। कि जो यह आयोग है इसने भारत की जो यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा है उसके लिए एक अलग ही दिशा प्रदान की हमें, जिसके कारण हमें एक नया रास्ता मिला। हमने अपनी जो विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उसमें इसके कारण इस आयोग से हमने उसमें बदलाव किया। अब हम बात करते हैं कि इस आयोग के क्या क्या उद्देश्य थे जिनको ध्यान में रखकर यह आयोग गठित किया गया। आयोग के उद्देश्य। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का गहन अध्ययन कर उनकी कमियों को दूर करना तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास से जोड़ना था। हमने अभी ऊपर बात की है कि जो यह आयोग का गठन किया गया उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो राष्ट्रीय आवश्यकता है उनको किस प्रकार से पूरा किया जा सके और राष्ट्र का विकास किस प्रकार से किया जा सके। हम शिक्षा में ऐसे कौन से बदलाव करें कि उनसे हमारा जो देश है उसका विकास हो सके। पहला इसका उद्देश्य था शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कि हम शिक्षा की गुणवत्ता में किस प्रकार से सुधार करें। शोध कार्यों को प्रोत्साहन, कि जो रिसर्च के जो जितने भी कार्य हैं उनको हम किस प्रकार से मोटिवेट करें, किस प्रकार से प्रोत्साहित करें ताकि हम नई नई खोजों को बार बार
या फिर हम नई नई खोजें लगातार कर सके। हम जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी जो औषधियाँ हैं, जितने भी और भी कई शोध कार्य हैं, उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करें, उन सभी के बारे में इस आयोग ने महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की। अगला उद्देश्य है नैतिक मूल्यों का विकास, कि हम किस प्रकार से नैतिक मूल्यों का विकास कर सके, समाज को किस प्रकार से एक नई दिशा प्रदान कर सके। लोकतांत्रिक समाज के लिए जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण, कि हम जो हमारा देश है वह एक लोकतंत्र पर आधारित देश है। हमारे देश में जो शासन है वह लोकतांत्रिक शासन है, और उसके लिए हम किस प्रकार से जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण करें। ये सब इस आयोग के मुख्य उद्देश्य थे। इस आयोग ने इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस आयोग का गठन किया गया। आयोग का मत था कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने वाले संस्थान नहीं है, बल्कि ज्ञान के केंद्र और सामाजिक परिवर्तन के वाहक होने चाहिए। कि जो विश्वविद्यालय हैं उनका सिर्फ उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ डिग्रियां बांटें। जो आपने अभी बात की है कि जो ज्ञान के केंद्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित होने चाहिए। हम बात करते हैं कि हमारे एक कहावत और चलती है कि जब तक आपकी शिक्षा आपके व्यवहार में ना दिखे, तब तक जो आपने जो डिग्रियां प्राप्त की है वो एकमात्र कागज़ का टुकड़ा ही है, वो शिक्षा पर भार है। इसीलिए इस आयोग का मुख्य उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने वाले संस्थान नहीं रहे, बल्कि ये ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित होने चाहिए और समाज को एक परिवर्तन करने के लिए एक दिशा वाहक होने चाहिए, ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। अब हम बात करते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य क्या है। विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा का लक्ष्य सत्य की खोज, ज्ञान का विस्तार और चरित्र निर्माण होना चाहिए। कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो सके, व्यक्ति लगातार नई नई खोज कर सके, व्यक्ति ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह उस लक्ष्य तक पहुंच सके, और व्यक्ति के ज्ञान का विस्तार हो सके, ताकि हम समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। छात्रों में बौद्धिक स्वतंत्रता, आलोचनात्मक चिंतन, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास होना आवश्यक है। कि छात्रों में बौद्धिक स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वह किसी भी प्रकार से समाज को नई दिशा दे सके और किसी भी प्रकार की नई खोज कर सके। आलोचनात्मक चिंतन की उनमें जो कैपेसिटी है वह होनी चाहिए। नैतिकता को ध्यान में रखना चाहिए और समाज के उत्तरदायित्व को किस प्रकार से वह पूरा कर सके, किस प्रकार से उनका निर्वहन कर सके, उन सभी के बारे में इस आयोग में मुख्य बात कही गई। इस आयोग की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था। शिक्षा को जीवन से जोड़ते हुए उसे मानवता, संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संवाहक बनाया जाना चाहिए। कि मानवता से संस्कृति को जोड़ा जाना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति जो पाश्चात्य संस्कृति से नष्ट होती जा रही है उसको बचाया जा सके। अब हम बात करते हैं कि इस आयोग में पाठ्यक्रम क्या था और इसमें शिक्षण की जो व्यवस्था है वह किस प्रकार से थी। पाठ्यक्रम और शिक्षण व्यवस्था। राधाकृष्णन आयोग ने पाठ्यक्रम को संतुलित, व्यापक और लचीला बनाने पर जोर दिया। कि पाठ्यक्रम है वह संतुलित रहना चाहिए, व्यापक रहना चाहिए और लचीले का मतलब है कि उसमें समय समय पर बदलाव किए जाने चाहिए ताकि हम जो भी उसमें कमियां हैं उसको पूरा कर सके। विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और व्यवसाय के विज्ञानों के समन्वय की सिफारिश की गई। कि विज्ञान और मानविकी, सामाजिक विज्ञान, इन सभी को आपस में जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह व्यवहार पर आधारित बने। आयोग ने शिक्षण विधियों में सुधार की आवश्यकता बताते हुए व्याख्यान पद्धति के साथ ट्यूटोरियल प्रणाली, संगोष्ठी, प्रयोगशाला और अनुसंधान को विशेष महत्व दिया। छात्रों की सक्रिय भागीदारी को शिक्षण का केंद्र माना गया। अब हम बात करते हैं ट्यूटोरियल प्रणाली के बारे में कि ट्यूटोरियल प्रणाली क्या है। ट्यूटोरियल प्रणाली, दोस्तों, जो ट्यूटोरियल प्रणाली है वह एक शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इसमें जो शिक्षक है उसको ट्यूटर के रूप में माना गया है, यानी कि जो अध्यापक है वह ज्ञान का केंद्र है और वह बालकों को एक छोटे समूह में बांटकर या फिर उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों को
दूर करता है, उनकी शंकाओं का समाधान करता है और वह जो भी विषय पढ़ाता है उसको गहराई से समझाता है। यही शिक्षण जो यह ट्यूटोरियल शिक्षण है या फिर ट्यूटोरियल प्रणाली है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो यह ट्यूटोरियल विधि है, यह जो उच्च शिक्षा के केंद्र है, जैसा कि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में, तो यह विधि मुख्यतया यूनिवर्सिटी या फिर जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उन सभी में यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में जो छात्र या फिर स्टूडेंट है वह एक्टिव रूप से भाग लेता है। जैसा कि हमने अधिगम में बात की थी कि जब तक विद्यार्थी एक्टिव या फिर सक्रिय नहीं रहता है तब तक वह अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से नहीं कर पाता है। तो इस विधि में बालक एक्टिव रहता है, वह किसी भी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करता है और असाइनमेंट या फिर जितने भी विषय वस्तु है उन पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी है उसमें इस विधि के द्वारा आत्मविकास किया जाता है। इस विधि से बालक स्वतंत्र चिंतन कर सकता है। इस विधि से बालक आलोचनात्मक सोच का विकास कर सकता है। ट्यूटोरियल प्रणाली का महत्व हम इसलिए भी मानते हैं कि यह विधि जो व्याख्यान पद्धति है, जो लेक्चर की जो पद्धति है, उनकी कमियों को भी दूर करती है। बड़े वर्गों में विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं जिसके कारण यह विधि उनके लिए कारगर साबित होती है और व्यक्तिगत माध्यम या फिर जो पर्सनल रूप से उनको मार्गदर्शन मिल पाता है। इसी कारण जो ये ट्यूटोरियल प्रणाली है इसको यूनिवर्सिटी या फिर जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें प्रयोग में लाया जाता है। यह विधि अधिक प्रभावी होती है, यह विधि छात्र केंद्रित होती है और यह जो विधि है वह समझ को बढ़ावा देती है। इसी कारण यह ट्यूटोरियल प्रणाली महत्वपूर्ण है। अब हम अगले बात करते हैं संगोष्ठी, प्रयोगशाला, कार्य और अनुसंधान को विशेष महत्व दिया गया है इस आयोग में। इस आयोग ने जो छात्रों की सक्रिय भागीदारी है उनको भी शिक्षण का केंद्र माना है। अब हम बात करते हैं कि इस आयोग में शिक्षक की क्या भूमिका है, किस नज़रिए से शिक्षक को देखा गया है या फिर शिक्षक के इसमें कर्तव्य क्या है। आयोग के अनुसार शिक्षक विश्वविद्यालय की आत्मा होते हैं। इस आयोग ने कहा है कि जो शिक्षक, जो अध्यापक है वह विश्वविद्यालय की आत्मा है। इसीलिए शिक्षकों की नियुक्ति उच्च योग्यता, शोध क्षमता और नैतिक चरित्र के आधार पर होनी चाहिए कि उन्होंने किस स्तर तक रिसर्च की है, उनकी जो योग्यता है, जो उनकी एबिलिटी है वो कितनी है, वे कितने स्तर तक पढ़ा पाते हैं, उनका जो चरित्र है वह कैसा है, उन सभी को ध्यान में रखा है इस आयोग ने। उनके लिए उचित वेतन, कार्यभार में संतुलन, प्रशिक्षण और शैक्षणिक स्वतंत्रता की व्यवस्था करने की अनुशंसा की गई ताकि वे पूर्ण निष्ठा से शिक्षण एवं अनुसंधान का कार्य कर सके। जैसा कि हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कुछ आर्थिक रूप से धन कमाता है, जो भी शिक्षक है वह भी अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ धन का अर्जन करेगा। इसीलिए इस आयोग ने उनके वेतन को भी ध्यान में रखा है कि उनका वेतन उचित होना चाहिए ताकि वह पूर्ण निष्ठा से, पूरी मेहनत से बच्चों को शिक्षण की प्रक्रिया करवा सके ताकि शिक्षण और अधिक रूप से प्रभावी हो और वह जो रिसर्च के जो माध्यम है वह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सके। अब हम बात करते हैं कि इस आयोग में परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली क्या है। परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली। आयोग ने परीक्षा प्रणाली की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। रटंत विद्या पर आधारित परीक्षाओं के स्थान पर निरंतर एवं आंतरिक मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षाएं तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास के आकलन की सिफारिश की गई। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो ब्रिटिश काल की जो शिक्षा आई थी, जो अंग्रेज अधिकारियों ने हमारे भारत में लागू की थी, उन्होंने सबसे पहले लिखित परीक्षा शुरुआत की थी और कर्मचारी उत्पन्न करने के लिए उन्होंने रटंत विद्या पर जोर दिया। इस रटंत विद्या को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने नकारा है और उन्होंने कहा है कि बच्चों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए ताकि वे किस स्तर तक सीख पाए हैं उन सभी का हमें पता चल सके। विद्यार्थियों को समग्र विकास होना चाहिए ताकि वे जो शिक्षा है उनको राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम में ले सके, जो इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन को शिक्षण का सहायक माना गया है, न कि केवल चयन का माध्यम। इस आयोग ने कहा कि मूल्यांकन इसलिए होना चाहिए ताकि बच्चा किस स्तर तक सीख पाया है, शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावी है या नहीं है, न कि हम मूल्यांकन को इसलिए करवाएं कि बच्चे केवल चयनित हो सके।
तो इस आयोग ने चयनित न होने के बजाय मूल्यांकन को शिक्षण का सहायक माना है। अब हम बात करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन और वित्त या फिर सैलरी के बारे में। राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक स्वायत्तता देने पर बल दिया। प्रशासन को कुशल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की बात कही गई। विश्वविद्यालयों के वित्तीय सहयोग और मानकों की निगरानी हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई और स्थापना का सुझाव इसी आयोग की एक ऐतिहासिक सिफारिश थी कि जो यूजीसी है, यूजीसी की जो स्थापना की गई उसका इस आयोग ने ही सिफारिश की थी, इसी के कारण यूजीसी की स्थापना की गई। दोस्तों, इस आयोग ने शिक्षक के जो वित्त है उनको भी ध्यान में रखा और यूजीसी की स्थापना की। अब हम बात करते हैं कि इस आयोग का निष्कर्ष क्या है। आयोग का निष्कर्ष: विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भारतीय उच्च शिक्षा की दिशा और दर्शन को स्पष्ट किया। इसकी सिफारिशों से विश्वविद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता, अनुसंधान, नैतिकता और राष्ट्रीय चेतना को बल मिला। आज भी भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में राधाकृष्णन आयोग के विचार अत्यंत प्रासंगिक और मार्गदर्शक माने जाते हैं। कि विश्वविद्यालय आयोग है, इसने भारतीय जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित किया, काफ़ी हद तक इसको परिवर्तित किया। यह आयोग जब गठित हुआ तो इसकी सिफारिशों से शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ, रिसर्च के कार्य भी बढ़े और नैतिकता का भी विकास हुआ है। जो बच्चों के द्वारा राष्ट्रीय चेतना है, अध्यापकों के द्वारा राष्ट्रीय चेतना है, उनको भी इस आयोग में बल दिया गया। इस आयोग ने इतना शिक्षा को प्रभावित किया कि जो अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की थी उसको एक अलग ही रूप दे दिया गया और हमने इस आयोग में रटंत शिक्षा को नकार दिया। इसके अलावा मूल्यांकन को बढ़ा दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे आयोग के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।